नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर्येंद्र। गुजरात के मोरबी में हुए हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज घटना की जानकारी लेने मोरबी पहुंचे तो पीड़ितों से मुलाकात की। पूरी खबर दिखाएंगे आपको विस्तार से। इसके अलावा भी बताएंगे कि पीएम मोदी के गुजरात और राजस्थान के दौरे में क्या रहा आज खास। चर्चा करेंगे उन आरोपों पर जिसे ठग सुरेश ने आम आदमी पार्टी पर लगाया है और उसके साथ ही करोड़ों रुपए के सत्येंद्र जैन के वसूली के आरोप लगाए हैं। होगी बात दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण की भी। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पुल हादसे के बाद मोरबी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाना पीड़ितों का हाल। लोगों ने पीएम से किया दुख को साझा तो प्रधानमंत्री ने भी दिया दुख की घड़ी में मदद का भरोसा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीएम ने किया घटनास्थल का दौरा की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को पीड़ितों के साथ लगातार संपर्क में रहने के दिए निर्देश। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में लिया हिस्सा। स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम जनजातीय नायकों और शहीदों को उनके बलिदान के लिए किया नमन। कहा भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य जनजातीय समुदाय के बिना कभी पूरा नहीं होता। पीएम मोदी ने गुजरात के पंचमहल के जम्बू घोड़ा में किया करीब 860 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कहा गुजरात में औद्योगिकीकरण तेजी से बढ़ रहा है और उसका विकास आदिवासी युवाओं तक भी पहुंच रहा है। जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी से हिली दिल्ली की राजनीति। सुकेश ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिख केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर लगाया 10 करोड़ रुपए वसूलने का आरोप। कहा पार्टी में बड़ा पद और राज्यसभा में नामांकन के वादे पर आम आदमी पार्टी को दी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम। बीजेपी ने कहा ये लोग ठगों से ठगने वाले महाठग। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर घिरी दिल्ली सरकार। राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के भी पार। बीजेपी ने बोला दिल्ली सरकार पर हमला। कहा जनता कर रही है दिल्ली और पंजाब की हवा में जो जहर है वो अरविंद केजरीवाल के निठल्लेपन का कहर। इस्तीफे की मांग की। हिमाचल में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार का काम हुआ तेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की धुआंधार रैलियां। कहा कांग्रेस पार्टी में मां बेटे के अलावा कोई नहीं दिखता। जब मां बेटे की ही पार्टी चलानी है तो युवाओं की जगह कहां। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी की रैलियां। अर्थव्यवस्था के लिए लगातार दूसरे दिन आई अच्छी खबर। अक्टूबर में आया अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन। सकल जीएसटी संग्रह 1,52,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंचा। लगातार 8वां महीना जब जीएसटी कलेक्शन 1,40,000 करोड़ रुपए से है ज्यादा। खत्म हुआ देश में डिजिटल करेंसी का इंतजार। आरबीआई ने आज से किया डिजिटल रुपए का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च। डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, भुगतान प्रणाली को अधिक सक्षम बनाने और धन शोधन को रोकने में मिलेगी मदद। आईसीसी टी20 विश्व कप में बुधवार को भारतीय टीम का सामना बांग्लादेश की टीम से। सेमीफाइनल में स्थान बनाने के लिहाज से दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला है बेहद अहम। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। 2 दिन पहले गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात का जायजा लेने मोरबी पहुंचे। पीएम मोदी ने घटनास्थल का निरीक्षण करके राहत और बचाव कार्य को और तेज करने के निर्देश दिए तो अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात भी की। पीएम मोदी ने पूरी घटना के बाद उपजे हालात पर समीक्षा बैठक की तो घटना में मारे गए लोगों के परिजनों से भी मिलकर उनको ढांढस बंधाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल में भर्ती पीड़ितों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। ये वो लोग हैं जो रविवार के दिन मोरबी के मच्छू नदी पर हुए हादसे का शिकार बने और घायल हो गए। पीएम मोदी ने परिवार के मुखिया की तरह उनसे घटना के बारे में पूरा ब्यौरा लिया और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं को लेकर भी पूछताछ की। पीएम मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि दुख की इस घड़ी में वे पूरी तरह से उनके साथ हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों से भी मुलाकात की जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया है। पीएम मोदी को अपने बीच पाकर उन्होंने अपने दुख को साझा किया। पीएम मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया और स्थिति का जायजा लेने के लिए कुछ शीर्ष वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर भी गए। उन्होंने इस संबंध में शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। अधिकारियों से पीड़ितों के साथ लगातार संपर्क में रहने के निर्देश दिए और हर संभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा। पीएम मोदी ने राहत और बचाव कार्य में जुटे कर्मियों से भी मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। गौरतलब है कि रविवार को मच्छू नदी पर पुल के टूटने की घटना में 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मोरबी से ब्यूरो इनपुट्स के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के आदिवासी क्षेत्र पंचमहल में जम्बू घोड़ा में करीब 860 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय गोधरा के नए परिसर को समर्पित किया। साथ ही साथ उन्होंने केंद्रीय विद्यालय गोधरा के भवन का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने गोधरा मेडिकल कॉलेज के विकास और कौशल्या कौशल विश्वविद्यालय के विस्तार की भी आधारशिला रखी, जिस पर 680 करोड़ की लागत आएगी। पीएम मोदी द्वारा समर्पित की गई परियोजनाओं से युवा पीढ़ी का विकास तो होगा ही, साथ ही लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाएंगी। पीएम मोदी ने बताया कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार ने 1800 से अधिक वेलनेस सेंटर आदिवासी क्षेत्रों में खोले हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में औद्योगिकीकरण तेजी से बढ़ रहा है और उसका विकास आदिवासी युवाओं तक भी बेहतरी से पहुंच रहा है। આજે जनजातीय समाज आदिवासी समाजना गौरवથી જોડાયેલી અને આ પૂરા વિસ્તાર માટે આરોગ્ય, શિક્ષણ, કૌશલ વિકાસ એવી અનેક મહત્વપૂર્ણ પાયાની જરૂરિયાતો એની યોજનાઓના શિલાન્યાસ અને લોકાર્પણનો પણ શુભ અવસર છે। ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી એના પ્રશાસનિક નવું જે કેમ્પસ છે અને ખૂબ સુંદર બન્યું છે અને આ ક્ષેત્રમાં કેન્દ્રીય વિદ્યાલય બનવાના કારણે પણ સેન્ટ્રલ સ્કૂલ બનવાને કારણે મારી આવનારી પેઢીનો આ દેશમાં ઝંડો ફરકે ને એવું કામ આપણે અહીંયા કરી રહ્યા છીએ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाडेक गांव में संत जोरिया परमेश्वर प्राथमिक विद्यालय एवं स्मारक और डांडियापुरा गांव में राजा रूप सिंह नायक प्राथमिक विद्यालय एवं स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम आदिवासी नायकों और शहीदों के बलिदान को नमन किया। उन्होंने भील स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में भाग लिया और भील आदिवासियों तथा क्षेत्र के अन्य आदिवासियों की जनसभा को संबोधित किया। गोविंद गुरु एक ऐसे नायक जिनके नेतृत्व में मानगढ़ में आदिवासियों ने क्रांति का बिगुल फूंका था। ये शौर्य गाथा देश में सदियों से घुले मिले कई जनजातियों में से प्रमुख भील जनजाति और उनके बीच स्वराज का बीज बोने वाले और उन्हें नई पहचान दिलाने वाले महानायक गोविंद गुरु की है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है मानगढ़ धाम, जहां 1500 भील आदिवासियों ने 17 नवंबर 1913 में अंग्रेजों की क्रूरता के खिलाफ आवाज बुलंद की और अपने प्राणों की आहुति दे दी। गोविंद गुरु ने भीलों के बीच सामाजिक सुधारों की अलख तो जलाई ही, साथ ही स्वराज के बीज भी उनके अंदर बोए। इस बीच अंग्रेजों को यह खबर लगी कि गोविंद गुरु अपने अनुयायियों के साथ भारी संख्या में एक सभा में एकत्रित होने वाले हैं। पुलिस ने कर्नल शटर के नेतृत्व में निर्दोष भीलों को घेर कर उन पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। ये भयावह त्रासदी 2 घंटे तक चली और 1500 से अधिक भीलों के लहू से ये पहाड़ी रंग गई। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सच्चे सपूत, एक समाज सुधारक और गुलामी के खिलाफ स्वतंत्रता का झंडा बुलंद करने वाले गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि दी।
उन्होंने कहा कि देश का इतिहास बिना आदिवासियों के अधूरा है। दुर्भाग्य से आदिवासी समाज के इस संघर्ष और बलिदान को आजादी के बाद लिखे गए इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश उस कमी को पूरा कर रहा है। आज देश उस दशकों पहले की भूल को सुधार रहा है। साथियों, भारत का अतीत, भारत का इतिहास, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं होता। गुजरात राजस्थान की सीमा पर है मानगढ़ पहाड़ी। इसकी सीमाएं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के नजदीक भी हैं। प्रधानमंत्री ने पूरे क्षेत्र के विकास के लिए चारों राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग की बात कही और विश्वास दिलाया कि केंद्र सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। मानगढ़ धाम में गोविंद गुरु की समाधि स्थित है। साल 1931 में उनका निधन यहीं हुआ था। सामाजिक विकास और स्वतंत्रता संग्राम में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए मानगढ़ में मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लाखों श्रद्धालु कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मानगढ़ से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज। और फिलहाल यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आय का रिटर्न 7 नवंबर तक ई फाइल करें। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न 7 नवंबर 2022 तक ई फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस अथवा कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। सर, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। शॉर्ट भी सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत, एक आशा, एक विश्वास। हम मना रहे हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह। देश में ईमानदारी की अलख जगा रहे हैं। एनटीपीसी देश को रोशन कर रहा है। साथ आइए, आप भी कदम बढ़ाइए। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक चलने वाले इस अभियान को सफल बनाइए। एनटीपीसी द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर।
ठग के साथ ठगी, इस मसले की चर्चा आज दिल्ली में सुबह से बहुत तेज सियासी तौर पर देखी जा रही है। एक बड़े ठग के रूप में मशहूर सुकेश चंद्रशेखर के साथ आम आदमी पार्टी द्वारा ठगी का मामला सामने आया है। तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी के नेता और तिहाड़ जेल के जेलर द्वारा उनसे करोड़ों रुपए की वसूली करने का आरोप लगाया है। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद से दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं तो आप ने इन आरोपों को खारिज किया है। एक के बाद एक विवादों और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार एक बार फिर से गंभीर आरोपों में घिरती नजर आ रही है। इस बार आम आदमी पार्टी की मुश्किल बढ़ाई है। ठगी के आरोप में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने और आरोप लगा है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर। सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखकर सत्येंद्र जैन पर अब तक का सबसे गंभीर आरोप लगाया है। चंद्रशेखर ने जेल से अपने हाथ से ये लेटर लिखा जिसे उसके वकील के जरिए दिल्ली के एलजी को भेजा गया है। मेरे क्लाइंट के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट की वजह से को जेल में प्रेशर है, थ्रेट है कि तुम अपने इस स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करो। दिल्ली हाई कोर्ट में हमने एक रिट पिटीशन फाइल कर रखी है, एक सीबीआई की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की हमने मांग कर रखी है। उस रिट पिटीशन को विड्रॉ करने की डिमांड है, का प्रेशर है, और जो हमने स्टेटमेंट दे रखी है उसको रिट्रैक्ट करने की प्रेशर है, और हमने एक एक चीज मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बता रखा है अपने रिट पिटीशन। सुकेश के पत्र में लिखा गया है, 2017 से मैं दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हूं। मैं सत्येंद्र जैन को 2015 से जानता हूं और मैंने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम इस वादे पर दी है कि पार्टी मुझे साउथ में बड़ा पद देगी और राज्यसभा में नॉमिनेट होने में भी मदद करेगी। सुकेश ने कहा कि जेल में सुरक्षा और सहूलत के नाम पर जैन ने 10 करोड़ रुपए वसूल किए थे और ये रकम उनके एक करीबी के जरिए ली गई थी। पत्र में सुकेश ने लिखा है, 2017 में पार्टी सिंबल केस में मेरी गिरफ्तारी के बाद मुझे तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया और मिस्टर सत्येंद्र जैन कई बार मिलने आए जिनके पास जेल मंत्री का पोर्टफोलियो था। उन्होंने मुझसे कई बार पूछा कि गिरफ्तार करने वाली जांच एजेंसी को मैंने आम आदमी पार्टी को जो पैसे दिए हैं उसके बारे में कोई जानकारी तो नहीं दी। 2019 में सत्येंद्र जैन और उसके सेक्रेटरी से मेरी मुलाकात हुई। साथ ही उसके खास दोस्त सुशील से मेरी जेल में मुलाकात हुई और मुझे हर महीने 2 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी जेल में सुरक्षा के लिए देने को कहा गया और साथ ही बेसिक फैसिलिटी के लिए कहा गया। साथ ही 1.5 करोड़ रुपए डीजी तिहाड़ जेल संदीप गोयल को भी देने को कहा गया और कहा गया डीजी उनका लॉयल एसोसिएट है। मेरे ऊपर 2-3 महीने में 10 करोड़ रुपए देने का दबाव बनाया गया। ये सभी पैसे कलकत्ता से जैन के खास एसोसिएट चतुर्वेदी ने इकट्ठा किया। इस तरह मैंने कुल 10 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन और 12.5 करोड़ रुपए डीजी तिहाड़ जेल संदीप गोयल को दिए। सत्येंद्र जैन पर और गंभीर आरोप लगाते हुए सुकेश लिखता है कि ईडी की जांच के दौरान उसने डीजी तिहाड़ द्वारा चलाए जाने वाले रैकेट का खुलासा किया था और हाई कोर्ट के जरिए इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की थी, जिसमें कोर्ट ने नोटिस जारी करके अगले महीने सुनवाई रखी है। सुकेश ने लिखा, सत्येंद्र जैन जो तिहाड़ जेल नंबर 7 में है वो डीजी जेल के जरिए मुझे धमकी देकर हाई कोर्ट से शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं और मुझे डराया धमकाया जा रहा है। जैसे ही ये खबर सामने आई, बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला और कहा कि ठग के घर में ठगी हो गई है। इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर और ठग के घर ठगी करने वाले महाठग का नाम है आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन। कि मुझे राज्यसभा देंगे, कि मुझे साउथ में एक बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे और उनकी उन्नति होगी साउथ में, और इस कारण से मुझसे 50 करोड़ रुपए उगाही किए गए। मैंने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए दिए। आम आदमी पार्टी एक एक्सटॉर्शनिस्ट की पार्टी है, हवाला और उगाही करने वाले लोगों की पार्टी है और इसका एक और प्रमाण सामने निकल कर आ चुका है। अब पता चल रहा है कि किस प्रकार से सत्येंद्र जैन, जो कि जेल मंत्री भी थे, जो 4 महीने से अधिक जेल में है, वो व्यक्ति 60 करोड़ रुपए की उगाही करते हैं। सुकेश जैसे
फर्जीवाड़ा और कॉनमैन के पास से। हालांकि आम आदमी पार्टी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये पूरी तरह से फर्जी स्टोरी घड़ी है। आम आदमी पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन सुकेश ने एलजी को पत्र लिखकर सत्ता के गलियारे में सनसनी मचा दी है। खुद को ईमानदार पार्टी बताकर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी की सरकार इससे अब एक और नई मुसीबत में फंस गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वो खबर वायु प्रदूषण से जुड़ी हुई। दिल्ली एनसीआर में इस मौसम की सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की जा रही है। इन दिनों दिल्ली एनसीआर में हवा बेहद खराब स्तर तक पहुंच गई है। लोगों की सेहत के लिहाज से वायु प्रदूषण का ये स्तर बहुत खतरनाक है। इस मामले पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार इस पूरे मसले पर घिरती नजर आ रही है। पंजाब में पराली जलाने के मामले बढ़ने के बाद दिल्ली की हवा और ज्यादा खराब होने लगी है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके बाद से अरविंद केजरीवाल के प्रदूषण दूर करने के दावों और बयानों पर कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता की स्थिति गंभीर स्तर तक पहुंचने के बाद लोगों के लिए सांस लेना दूभर हो गया है। हर दिन बढ़ते प्रदूषण स्तर ने आम लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। धान की कटाई के बाद पंजाब में लगातार जलाई जा रही पराली ने दिल्ली की हवा जहरीली कर दी है। मंगलवार सुबह दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया। यह गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली के साथ एनसीआर के अन्य इलाकों में भी हालात अच्छे नहीं हैं। मंगलवार को नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 444 के गंभीर स्तर तक जा पहुंचा। गुरुग्राम में भी इसे बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। भाजपा ने दिल्ली में प्रदूषण की बेकाबू स्थिति को लेकर केजरीवाल सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रदूषण में करीब 48% भागीदारी पराली जलाने की हो जाती है। सरकार आपकी पंजाब में भी है। पिछले साल तो आप ये कहते थे कि आपके नियंत्रण में नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रही सही। आज ये तो पूछा जाएगा, ये जो हवाओं में जहर है, अरविंद केजरीवाल आपके निठल्ले होने का ही कहर है। भाजपा का आरोप है कि केंद्र सरकार ने केजरीवाल को अपने राजकीय कोष से सारी सहूलियत और मशीनें उपलब्ध कराई, जिससे कि पराली जलाने का प्रदूषण कम हो जाए और हवा जहरीली ना हो। लेकिन 1,20,000 मशीनें होने के बाद भी पंजाब सरकार ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। दरअसल तमाम वादों और दावों के बावजूद धान की फसल की कटाई के बाद पंजाब में पराली खूब जल रही है। इसकी वजह से दिल्ली में जहरीली हवा की घुटन तेजी से बढ़ती जा रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार वहां पराली जलाए जाने पर नियंत्रण नहीं कर रही है। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी अपने यहां पराली जलाए जाने पर नियंत्रण का हवाला देते हुए पंजाब के हालात पर सवाल उठाए हैं। पंजाब के साथ तुलना करते हैं तो पंजाब का हम 10% भी हम उसमें नहीं है, 10% के आसपास है। हमारे यहाँ पराली की जलाने की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। जो 2561 थी पिछले वर्ष, वो इस वर्ष में 1925, लगभग 25% की कमी आई है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोग परेशान हैं। सुबह की सैर पर निकलने वाले गंभीर रूप से खराब हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। हम वॉक करते हैं, हम साइकिलिंग करते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। जिन लोगों को जो अस्थमैटिक हैं और जो दूसरे लोग हैं जो ओल्ड एज हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। ध्यान रहे कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण पहले ही लागू किया जा चुका है। उसके बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा। उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से पराली का धुआं दिल्ली में लगातार पहुंच रहा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के आसमान पर धुंध की चादर के पीछे भी यही वजह बताई गई है। धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार का काम बहुत तेजी से दिखाई पड़ रहा है। भाजपा की ओर से हिमाचल में आज कमान संभाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने 3 धुआंधार रैलियां की और कांग्रेस पर वो जमकर हमलावर नजर आए। तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट ने हिमाचल में रैली की। उधर आम आदमी पार्टी के भी तमाम कार्यकर्ता विधानसभाओं में घर घर प्रचार करते नजर आए। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पहाड़ी राज्य में पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। भाजपा के स्टार प्रचारक और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को हिमाचल में धुआंधार रैलियां की और हिमाचल की जनता से सीधा संवाद किया। अमित शाह ने चंबा मंडी की रैलियों में कांग्रेस पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेसी जब भी आते हैं घपले घोटाले भ्रष्टाचार होता है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 2G, कॉमनवेल्थ, कोयला, 12 लाख करोड़ रुपए के घपले घोटाले एक कांग्रेसियों ने करे थे। अभी पेट भरा नहीं है, पेट नहीं भरा है तो हिमाचल में आए हैं। भाजपा का मुकाबला कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी में मां बेटे के अलावे कुछ बचा है क्या? बचा है? अरे भाई सिर्फ दिल्ली में नहीं, यहां पर भी मां बेटे के अलावे कुछ नहीं बचा है। ये कांग्रेस पार्टी ये वीर भूमि देव भूमि का विकास नहीं कर सकती है। अमित शाह ने शिमला में भी बीजेपी की जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। भाजपा की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी बीजेपी के पक्ष में प्रचार और प्रेस वार्ताएं की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को दिल्ली में प्रवासी हिमाचली मिलन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर आज तक किसी प्रधानमंत्री ने जिस परियोजना का शिलान्यास किया उसका उद्घाटन नहीं किया। उनकी सोच विकासवादी है। अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कुल्लू का दशहरा हो तो भी होंगे। किसी प्रधानमंत्री ने आज दिन तक जिसका शिलान्यास किया उसका उद्घाटन नहीं किया, सिवाय नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने एम्स का शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी किया। कांग्रेस की ओर से राज्य में पार्टी की सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश चल रही है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ऊना में जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस के लिए वोट मांगे। भाजपा के पैरों से जमीन खिसक रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में बनने जा रही है। हिमाचल के चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में लगी हुई आम आदमी पार्टी भी तमाम विधानसभाओं में घर घर जाकर प्रचार करने में लगी हुई है। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा, तो नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। उससे पहले चुनावी प्रचार में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अगली खबर अर्थव्यवस्था के मोर्चे से। अक्टूबर महीने में वस्तु और सेवा कर यानी GST के रूप में कुल 1,51,718 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह हुआ है। यह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा GST कलेक्शन है। अक्टूबर महीने के GST संग्रह में 26,039 करोड़ रुपए केंद्रीय वस्तु और सेवा कर तथा 33,396 करोड़ रुपए राज्य वस्तु और सेवा कर शामिल है। 81,778 करोड़ रुपए एकीकृत GST के रूप में प्राप्त हुआ है। इसमें 37,297 करोड़ रुपए माल के आयात पर एकत्रित किया गया है। 10,505 करोड़ रुपए का राजस्व उपक्रय संग्रह हुआ है, जिसमें माल के आयात पर प्राप्त हुआ 825 करोड़ रुपए का उपकर भी शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज से खास प्रयोग के लिए डिजिटल रुपए का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। फिलहाल इसे सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन के निपटान में उपयोग किए जाने हेतु लाया गया है। डिजिटल रुपए के प्रयोग से अंतर बैंक बाजार को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलने की पूरी उम्मीद है। इसकी सहायता से लेन देन लागत कम करने में भी मदद मिलेगी। इस पायलट प्रोजेक्ट के अध्ययन के आधार पर आगे चल रही डिजिटल रुपए के पायलट के दायरे में थोक लेन देन और सीमा पार से भुगतान को भी लाए जाने की संभावना है। इस पायलट प्रोजेक्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC बैंक शामिल हैं।
एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की सरकार प्रमुखों की परिषद की 21वीं बैठक मंगलवार को हुई। वर्चुअल माध्यम से हुई इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। अपने संबोधन में विदेश मंत्री ने एससीओ क्षेत्र के साथ भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों को रेखांकित किया। उन्होंने खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और व्यापार सहित संस्कृति के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है। उन्होंने पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल मिशन लाइफ का भी जिक्र किया। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की ओर ध्यान दिलाते हुए विदेश मंत्री ने इस मामले में देश की उपलब्धियों का उल्लेख भी किया। उन्होंने महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से पटरी पर लौटने का जिक्र किया। बैठक के बाद एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया गया। भारत आने वाली 1 दिसंबर से अगले साल के लिए G20 देशों की अध्यक्षता संभालने जा रहा है। मल्टीलेटरल मोर्चे पर भारत हमेशा से दूसरे देशों द्वारा तय किए गए एजेंडे पर अपनी प्रतिक्रिया देता रहा है। ये पहली बार होगा जब G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत वैश्विक चुनौतियों के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय करता नजर आएगा। पीएम मोदी जल्दी ही दुनिया के सामने भारत की प्राथमिकताओं को रखने वाले हैं। इससे पहले G20 की बैठकों के दौरान प्राथमिकताओं को लेकर नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई अहम अधिकारियों और अर्थशास्त्रियों ने विचार मंथन किया। दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंकाओं, बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों के नए दौर में कई देशों के सामने खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। अमेरिका, चीन और यूरोजोन की सुस्ती पूरी दुनिया के लिए काफी बड़ी मुश्किलें लेकर आया है, क्योंकि आईएमएफ के मुताबिक कई देशों के लिए अगला साल मंदी का साबित हो सकता है। इन मुश्किल परिस्थितियों के बीच भारत के लिए अगले साल की G20 की अगुवाई करना बिल्कुल आसान नहीं होने जा रहा, लेकिन ये पहली बार होगा कि भारत पूरी दुनिया की चुनौतियों का हल निकालने के लिए खुद के स्तर पर वैश्विक मुद्दे तय करता नजर आएगा। भारत की मुख्य प्राथमिकताओं में दुनिया में सतत और समावेशी विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, दुनिया में खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा संबंधित चुनौतियों का हल निकालना, 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की रणनीति बनाना, पर्यावरण संरक्षण और क्लाइमेट एक्शन की दिशा में ठोस कदम उठाना, महिलाओं को विकास की प्रक्रिया में भागीदारी को सशक्त बनाने का प्रयास करना और भारत की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की सफलता की कहानियों को पूरी दुनिया तक पहुंचाना शामिल होगा। Investment of private nature within India, not private foreign funded, is coming in a big way into very many of these new age technologies. Solar and wind are actually already happening and much has been said, but these are areas in which you find investments coming, and our PLI policy has also enabled this process. आर्थिक थिंक टैंक इक्रियर की G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंची वित्त मंत्री ने कहा कि क्लाइमेट फाइनेंस, एनर्जी ट्रांजिशन के साथ साथ भारत चाहेगा कि दुनिया खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा की मुश्किलों का स्थायी हल खोजने की दिशा में कार्य करे। वित्त मंत्री ने आतंकवाद के वित्त पोषण पर भी गहरी चिंता जताते हुए कहा कि दुनिया की 20 सबसे अहम अर्थव्यवस्थाओं को क्रिप्टो एसेट्स के रेगुलेशन को लेकर भी बहस करनी चाहिए और इस मुद्दे पर सहमति पर पहुंचने का प्रयास भी करना चाहिए। भारत में G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि भारत की अगुवाई में होने वाली G20 की बैठक में केवल कम्युनिके तैयार करने और साझी घोषणाओं पर फोकस नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया को वैश्विक चुनौतियों का साझा हल निकालने के लिए उचित फैसले लेने के लिए G20 देशों के बीच सहमति बनाने का प्रयास करने पर रहेगा। भारत 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है। G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत के 55 शहरों में करीब 200 बैठकें करेगा। इसके साथ ही कारोबार से संबद्ध B20 अपनी 90 बैठकें, थिंक 20 करीब 100 बैठकें करने जा रहा है। यूथ 20 और वुमेन 20 को मिलाकर भारत पूरे साल के दौरान 450 से 500 G20 इवेंट्स करेगा, जो भारत के हर राज्य और हर केंद्र शासित प्रदेश में होगा। राज्यों के लिए भी अपनी पर्यटन और कारोबार की संभावनाओं को पूरी दुनिया के सामने रखने का ये अभूतपूर्व अवसर होने जा रहा है। ओपी यादव के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आय का रिटर्न 7 नवंबर तक ई-फाइल करें। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है,
निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न 7 नवंबर 2022 तक ई फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस अथवा कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। सर, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सर उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। शॉर्ट भी सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत, एक आशा, एक विश्वास। हम मना रहे हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह। देश में ईमानदारी की अलख जगा रहे हैं। एनटीपीसी देश को रोशन कर रहा है। साथ आइए, आप भी कदम बढ़ाइए। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक चलने वाले इस अभियान को सफल बनाइए। एनटीपीसी द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में आज की बड़ी खबर पे करते हैं चर्चा, जो हमने जिक्र किया था बुलेटिन के पहले हिस्से में कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर वसूली के फिर से आरोप लगे। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। आम आदमी पार्टी पर फिर लगा वसूली का आरोप, क्योंकि ठग सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी लिखी है एलजी को, उसमें ये तमाम बातों का जिक्र है। क्या कुछ है ये गंभीर आरोप और इसके मायने क्या है, इस विषय पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद, उनका परिचय कराते हैं। सैयद यासिर जिलानी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा सर्वेश मिश्रा हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीसरे खास मेहमान समीर चौगांवकर साहब हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर्वेश जी, शुरुआत यही, क्योंकि बीते एक लंबे अरसे से आम आदमी पार्टी लगातार कई प्रकार के गंभीर आरोपों में घिरती रही है। इस बीच ये एक और बड़ा गंभीर आरोप, क्या कुछ कहेंगे आप? हेलो, देखिए, गुजरात के मोरबी में 134 लोगों के मरने की जो खबर थी वो इतनी दुखद थी कि भारतीय जनता पार्टी ने इन सब चीजों को दबाने के लिए एक साजिश रची और इस देश के एक महाठग को आगे कर दिया। वो ठग जिसने कुछ दिनों पहले ही ये आरोप लगाया था, जिसपे ये आरोप है कि उसने फोर्टिस अस्पताल के मालिक शिवेंद्र सिंह और बलविंदर सिंह, उनकी बीबी को अमित शाह और इनके नाम पे 200 करोड़ रुपए कानून मंत्री के नाम पे लिए, उस महाठग को गुजरात चुनाव से पहले आगे कर दिया। अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर में देश में क्या नरेंद्र मोदी जी का नाम, क्या गुजरात में उनका काम इतना छोटा हो गया कि उनको एक महाठग को आगे करना पड़ेगा। सर्वे जी, ये जो आरोप लगे हैं उसके जवाब में आप ये तर्क दे रहे हैं, क्योंकि अगर उसने गृह मंत्री के नाम पे वसूली की है तो शायद इसीलिए आज वो जेल में है, लेकिन जो आरोप आप पे लग रहे हैं, आप पहले उसका जवाब दे दीजिए, फिर तो आप पॉलिटिकल एलिगेशन लगा ही सकते हैं, क्योंकि जब आप पे उंगली उठ रही है तो जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये पूरी तरीके से मनगढ़ंत बात है। नहीं, ये पूरी तरीके से ही मनगढ़ंत मामला है। और ईडी किस तरीके, आम आदमी पार्टी के 180 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के नेताओं पे केस है, किसी एक में कोई बता दे कि किस तरीके से पाया गया। अभी ईडी ने जिस तरीके से सत्येंद्र जैन जी को गलत तरीके से फंसाया हुआ है, उनकी वाइफ पूनम जैन जी को अभी कुछ दिनों पहले क्या दलील दी ईडी ने? ईडी ने कहा कि हम गलती से किसी और पूनम जैन है, उनके नाम की जगह इनका नाम डाल दिया। सत्येंद्र जैन जी का जो नाम आया है वो लगातार अभी तक उनकी बेल नहीं हो रही, ये भी अपने आप एक मामला है। सैयद यासिर जिलानी साहब वो कह रहे हैं कि साहब आप मोरबी की घटना से ध्यान हटाने के लिए, देश भर का ध्यान हट सके, इसलिए आप एक मनगढ़ंत महाठग को सामने लेकर आए हैं। वो आपका एक आदमी है, वो ये कह रहे हैं, आप पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये कुतर्क है, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के
मुखिया और उनके जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल और उनके प्रवक्ता सांसद सुबह से जब ये मामला आया है, ये खुद सुकेश ने एक लेटर एलजी को लिखा है और उसने बताया है कि किस तरीके से जेल के अंदर उसे प्रोटेक्शन मनी क्यों ली गई है, उसे क्यों उसको सुविधा चाहिए, उसको वहां पे किस तरीके से मसाज दिया जा रहा है, उसे सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। ये काम तो सामने है, इसके बाद भी इन लोगों के पास कुतर्क है, इनके पास ये हताश है, निराश है। केजरीवाल साहब को समझ में नहीं आता क्योंकि वो जिस मुद्दे को उठाते हैं कभी कंक्लूजन तक नहीं जाते, उससे पहले भाग जाते हैं। वो उनसे बात करिए कि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली क्यों हो रही है। आज AQI लेवल जो है दिल्ली का इतना ज्यादा था कि जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको सुबह से सांस लेने में प्रॉब्लम थी, लेकिन वो बात करने लगेंगे कि हमारी जी तो शिक्षा बहुत शानदार है जी। शिक्षा पे पूछिए कि कहाँ है टीचर, तो कहेंगे हमारा बस का काम बहुत अच्छा है। फिर बस का पूछिए तो कहेंगे कि वो हमने स्वास्थ्य का काम बहुत अच्छा किया है। फिर स्वास्थ्य का वो चरमराया हुई व्यवस्था पे जब इनसे सवाल पूछिए तो गुजरात चले जाएंगे। फिर वहां अगर उनको सवाल पूछिए तो वो न्यूयॉर्क के टाइम्स के खबरों पे चले जाएंगे। ये दिल्ली की जनता और भारत की जनता देख रही है कि आप कर क्या रहे हैं। ये जो आप अपराध कर रहे हैं, आपका एक मंत्री 4 महीने से जेल है, उसे बेल नहीं मिल रही और आप उसे अब तक बर्खास्त नहीं कर पाए हैं। जी ठीक है, हमारे साथ में जी बहुत बड़ा धब्बा है। यासिर साहब बिल्कुल। समीर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। समीर जी, किस तरह से आपको लगता है कि लगातार बीते लंबे समय से कई अलग अलग प्रकार के आरोपों में घिरी आम आदमी पार्टी पर एक और बड़ा और संगीन गंभीर आरोप है। जांच होना एक अलग बात है, लेकिन इस आरोप का लगने के बाद में उसका जवाब ना देना और बॉल कहीं और ट्विस्ट कर देना, किस तरह से देखते हैं आप इसको? जी, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को इस आरोप को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और आप देखिए, जेल में बंद एक ठग ने एक आम आदमी पार्टी के मंत्री को, जो ऑलरेडी एक भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है, जिसे केजरीवाल सरकार ने अभी तक अपने मंत्रिमंडल से बाहर नहीं किया है, उसे महाठग बना दिया। एक ठग महाठग के साथ मिलकर जेल में वसूली का अभियान चला रहे। यह बहुत शर्मिंदगी की बात है कि आम आदमी पार्टी जिस घोषणा के साथ भारतीय राजनीति में आई थी, जिस शुचिता की बात करते हुए राजनीति में आई थी, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हुए राजनीति आई थी, उसी आम आदमी पार्टी के मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं। आप देखिए, डेप्यूटी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के डेप्यूटी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में CBI के सामने पेश हो रहे हैं। कई और मंत्रियों को आरोप लग रहे हैं। कोई मंत्रियों, कोई विधायक इनके दंगा कराने के आरोपों में आरोपी है। तो मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी के लिए ये आंखें खोलने वाला समय है और जनता को जिस भरोसा लेकर सत्ता में आए थे, उनके साथ उन्होंने विश्वासघात करने का काम किया है। मुझे लग रहा है बहुत गंभीर आरोप है। इसकी जांच होगी तो निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होगा और आने वाले समय में मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी के कई और नेता इस मामले में जांच के दायरे में आएंगे और उन्हें जेल जाना पड़ेगा और सत्येंद्र जैन का साथी बनना पड़ेगा। जी सर्वेश जी, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण, जब आरोप लगते हैं तो आप उसको कोई और ट्विस्ट दे दें, उससे बेहतर है कि पहले आप जांच की बात को स्वीकारें और उस लिहाज से अगर आप आगे बढ़ते नजर आएंगे तो एक विश्वास पैदा होता है कि ठीक है, अगर आरोप लगे तो जांच आने दीजिए, इसमें बुराई क्या है। लेकिन आप विक्टिम कार्ड खेलते नजर आते हैं कि साहब हमारे साथ तो बेवजह दुरुपयोग हो रहा है एजेंसीज का। प्रूफ कर पाए हो तो बताएं। पूनम जैन जी जो इनकी वाइफ हैं, ईडी ने अभी केस डिसमिस किया उनका। ईडी की दलील क्या थी कोर्ट में? सर्वेश जी, मैं आपसे इस आरोप पे पूछ रहा हूं, आप इसका जवाब नहीं दे रहे। नहीं, आप ये जो आरोप लगा है आप उनकी बात रखिए, आप उनपे आरोप भी लगाइए। मैं आरोप मैं आपको कह रहा हूँ, ये कोई भी प्रूफ बताएं। 180 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं और 1180 और कर लें, लेकिन ये सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। कोई एक केस में वो प्रूफ करके दिखा आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है जी। उनको सर्वेश जी, मैं वही कह रहा हूं, जब आपको इतना भरोसा है, सर्वेश जी सुनिए तो, जब आपको इतना भरोसा है तो उस भरोसे को और पुख्ता करके जनता भी जाइए ना। आप जांच की बात को स्वीकारने या उसके लिए क्यों नहीं कहते हैं? मसला वही आ जाता ना कि आप जब कह देते हैं कि साहब विक्टिम कार्ड नजर लगता है जी। अभी लेकर के केस में हुआ, हमने कहा स्वागत किया, ईडीआई सीबीआई हमने स्वागत किया, जैन साहब के मामले में स्वागत किया। लेकिन आप एक बात बताइए कि जब 200 करोड़ रुपए अमित शाह और केंद्रीय कानून मंत्री के नाम पे वसूलते हैं ये सुकेश जैन, तो केस क्यों नहीं होता? नहीं, इसीलिए जेल में नहीं, ये तो आप देखिए, ये तो बरामद करते दे रहे हैं। वो जो किया
उसकी जांच चल रही है और इसी वजह से वो जेल में है। वो जो किया है ये तो खैर नहीं, ये तो आप देखिए तथ्य को गलत तरीके से रख रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन मैं मसला सिर्फ ये है कि आप बात सीधे तौर पे विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। आप जांच का स्वागत कर दीजिए, बात खत्म हो जाए, लोग भी कहेंगे ठीक है जांच हो जाने दीजिए। आप इतने गंभीर आरोप को हवा में उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गंभीर अपने आप में। यासिर साहब वो लगातार कह रहे हैं कि साहब आप लगातार कोशिश कर रहे हैं जिस प्रकार से राजनीतिक विद्वेष से काम कर रहे हैं, और वो विद्वेष की वजह से आप हर आए दिन कुछ ना कुछ नए आरोप ले आते हैं। यासिर जी, आम आदमी देखिए, आम आदमी पार्टी के पास बोलने के लिए कोई बात। सर्वे जी मैं आ रहा हूं आपके पास में, यासिर जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी के पास कुछ बोलने के लिए रह नहीं गया है। सुकेश ने खुद कहा है कि हर महीने 2 करोड़ रुपए उसने दिए हैं। अब तक 10 करोड़ की वसूली सत्येंद्र जैन ने जेल में करी है इनसे, और साफ उसके लेटर में लिखा हुआ है कि वो उसको सुविधाएं मिले, वो आराम से रहे, उसकी व्यवस्था अच्छी बनी रहे। तो ये तो सुकेश और सत्येंद्र जैन के बीच की बात को उसने एलजी साहब के सामने चिट्ठी लिखी है। तो ये सारी की सारी चीजें दूध और पानी की तरह साफ है कि आपको दिख रहा है एक लेटर जो उसने खुद लिखा है, जो उसके ऊपर बीती है, और उसने ये भी कहा है कि वो कहीं तक जाने के लिए तैयार है, किसी जगह भी वो कहने के लिए तैयार है। इन लोगों का देखिए यही धंधा है। सत्येंद्र जैन इतने लंबे समय से जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल ने बर्खास्त नहीं किया। अगर उनके अंदर नैतिकता जरा से भी पॉलिटिकल बची होती तो उन्होंने सत्येंद्र जैन को बर्खास्त किया होता। लेकिन सत्येंद्र जैन तो जेल में जाके भी एक वसूली का धंधा उन्होंने शुरू कर दिया। अभी हमारे जो पत्रकार वरिष्ठ मित्र बैठे हुए पैनलिस्ट वो बात कह रहे थे कि किस तरीके से एक ठग को, एक महाठग को, एक जो दूसरा ठग जो जेल में 6 महीने से उसने ठगा हुआ है। और इस तरीके से एक केस आया है, इसका मतलब कि तिहाड़ में और भी बहुत सारे लोग बंद हैं। हो सकता है कि ये पूरा का पूरी एक व्यवस्था बना के सत्येंद्र जैन काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको कोशिश नहीं कर रहे हैं। और अगर ये बर्खास्त नहीं करेंगे तो क्या आपको एक मैसेज जो है, एक संदेश समाज के अंदर दे रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त है आदमी, पिछले 4-5 महीने हो गए जेल में है, आप किस आधार पर उसको मंत्री बना रखा है। हाँ। ये दिल्ली की जनता भी पूछेगी, और ये जहां जहां जो अपनी नौटंकी वाली राजनीति करते हैं, बवाल और बवंडर की बातें ये सिर्फ करते हैं। इसे मैं बार बार यही पूछता हूं कि जब आपसे कोई सवाल किया जाता है तो उसका जवाब देने के बजाय आप लंबी लंबी बातें करती हैं। आप ठीक, आपका ये जो आरोप है इसका जवाब मैं सर्वे जी से लेता हूं। सर्वे जी, मसला यही है कि जब आप सीधे तौर पे अगर स्वागत नहीं करते हैं तो एक भ्रम यह भी पैदा होता है कि क्या कुछ छुपाने के लिए है आम आदमी पार्टी के पास, इसलिए वो जांच से बचने के लिए इसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। क्योंकि सीधे तौर पे ये सवाल उठता है, आम आदमी पार्टी से सवाल इसलिए ये उठता है क्योंकि आपका जो पूरा आधार रहा है वो एक तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पूरे मुहिम के तौर पर रहा, एक्टिविस्ट के तौर पर सड़क पर रहा है। तो इस प्रकार की जब बातें अगर आप पे उठ रही हैं तो उसको स्वागत क्यों नहीं करते? जांच हो जाने दीजिए, इनके आरोप झूठे निकल जाने दीजिए, आपको तो खुशी होगी। अभी हमारे नेताओं पर 180 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें सब में बरी हो चुके हैं, 34 चल रहे हैं और 200 लेकिन आखिर में ये राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्रवाइयां इसलिए है। अगर मोरबी में घटना हो रही है, 134 लोग मर रहे हैं और वहां के सिक्योरिटी, ये जो सर्वे जी ये जो चिट्ठी है ना, ये जो चिट्ठी है ना, ये मोरबी की घटना से बहुत पहले की लिखी हुई है। ठीक है, ये तथ्य भी जनता की नजर में होना चाहिए। ये चिट्ठी सुकेश ने जेल से पहले लिखी है, मोरबी की घटना 2 दिन पहले हुई है, इसलिए दोनों चीजों को आप राजनीतिक तौर से जोड़ देते हैं। ये तथ्य भी जनता को पता होना चाहिए। लेकिन मसला यही है ना कि अगर आप लोग एक तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर रहे थे तो फिर जांच को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? उसका स्वागत करिए। सर्वे जी बोलिए। एलजी जब खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन थे, दिल्ली के एलजी जब खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन थे तो 2 लोगों ने उनके खिलाफ लिख के दिया। क्या आज तक उन पे कोई जांच कार्रवाई हुई है? उस वाले मसले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सर्वे जी आप देखिए फिर उसी अपने आरोप में खुद गिर जाएंगे, क्योंकि उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा ये आपको ही बेहतरी से पता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि गलत बयानबाजी से बचने की जरूरत है, इस प्रकार के तथ्यहीन एलिगेशन से बचने की जरूरत है, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था। मैं वही कह रहा हूं ना कि जब आप एक आरोप की बात आ रही है तो आपको सीधे तरीके से आप उसको स्वीकारिए कि भाई जांच हो जाने दीजिए, लेकिन आप घुमाते हैं तो फिर फंस जाते हैं। नहीं, क्या घुमा रहे हैं आप? जांच कह रहे हो, हम तो कह रहे हैं जांच करा लो। हाँ, मैं वही कह रहा हूं ना, पहले आप ये कहिए ना, आप तो सीधे मोरबी चले गए। आप पहले कहीं साहब स्वागत है, लेकिन आप तो सीधे मोरबी चले गए ना। जांच होगी। अच्छा, इन्होंने खुद वायदा इन्होंने किया है कि जिस राज्य का है वहां पे उसको पद दिया जाएगा, राज्यसभा के लिए उसको राज्यसभा में लाया जा सकता है। ये सारी बातें उन्होंने लेटर में लिखी है। गुजरात में हार का डर है,
नरेंद्र मोदी जी का चेहरा छोटा पड़ गया तो देश में एक महाठग का चेहरा लाया गया, सुकेश जैन का, ये लाया गया कि अब इनको लेकर आइए। देश में अरविंद केजरीवाल की जो लोकप्रियता है, जो हमारा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान आम आदमी पार्टी का है, उसका असर गुजरात में इसीलिए आप जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, तो फिर आपको इसमें तो स्वागत करना चाहिए। अगर कोई भी आरोप लग रहा है तो सबसे पहले उससे अपने आप को अलग कर लीजिए, लेकिन आप स्वागत ही नहीं कर रहे। यासिर जी वो कह रहे हैं साहब उनका भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चला रहे हैं और मोदी जी और तमाम बीजेपी को एक तरीके से डर है गुजरात के चुनाव को लेकर, इसलिए इस प्रकार की उकताहट एक तरीके से दिखाई पड़ रही है। अरे भाई साहब आप बताइए ना, संदीप कुमार तोमर, इनके तमाम ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार और कैसे केसेस में जेल के अंदर जाके आए हैं। अभी इनकी दिल्ली में जो मनीष सिसोदिया की सबसे करीबी पार्षद थी, सीबीआई ने रंगे हाथ पकड़ा रिश्वत लेते हुए। तो ये भ्रष्टाचार पे बात ना करें। ये जो बातें इन्होंने कभी करी वो कभी बताइए उस पर कहीं खड़े उतरे। इन्होंने कहा था हम सुरक्षा नहीं लेंगे, 3 लेयर की इस वक्त इनके पास सुरक्षा है। ये महल में रहते हैं, उस महल में एक इन्होंने स्विमिंग पूल बनाया जिसकी कॉस्ट 21 करोड़, जो जनता की टैक्स की गाड़ी कमाई से का पैसा, कोई इनका पैसा है क्या? आप देखिए कि एक कितने बड़े घोटाले, शराब का घोटाला इनके ऊपर चल रहा है। इससे पहले इन्होंने स्कूल में क्लासेस के घोटाले इन्होंने किए। इनके हर डिपार्टमेंट में तो भ्रष्टाचार है। दिल्ली का हर डिपार्टमेंट इस टाइम भ्रष्टाचार में लिप्त है। पंजाब से जो खबरें आ रही है जहां इन्होंने सरकार बनाई है, वहां पे आप देख लीजिए कि भ्रष्टाचार की वजह से वहां क्या हालत हो रही है। वहां पे इन्होंने शराब खत्म करने की बात करी थी, आज पूरा का पूरा पंजाब जो है उड़ता हुआ दिख रहा है। उस उड़ते हुए पंजाब को ये ठीक करने का वायदा किया था। आज इन्होंने ये कहा था जब इनकी सरकार नहीं थी कि हम आएंगे और पंजाब में अगर किसी तरह का बदलाव आएगा तो पराली की व्यवस्था एक तरीके से खत्म करेंगे और ये जो जहरीले धुआं है जो पंजाब से आता है इसको खत्म करेंगे। तो इन्होंने कहा किसी बात पे खड़े उतरे। आज AQI लेवल चीफ के चिल्ला रहा है 500 से ऊपर दिल्ली की थी आज की जहरीली हवा, आदमी को इतनी हालत खराब कर चुकी है कि बच्चे आज घर से नहीं निकल रहे हैं। सर्वेश जी ये जो मसला है, मैं यासिर जी आपका ये सवाल ले लेता हूं क्योंकि वक्त थोड़ा सीमित है। सर्वेश जी ये जो मसला है AQI को लेकर, इसको भी लेकर कहीं ना कहीं गंभीर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पंजाब में तो आपकी सरकार है, तो क्यों परालियां जलाने की घटनाएं इतनी बढ़ गई, खासतौर से संगरूर में जहां से आपके मुख्यमंत्री आते हैं? देखिए कल तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का एक पोस्टर देखा था। मुझे अभी भारतीय जनता पार्टी के माननीय महोदय जी बैठे हुए हैं, कल भारतीय जनता पार्टी के अपने पेज से पोस्टर शेयर कर रही थी। उस पोस्टर में कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का 70% प्रदूषण खत्म कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी खुद भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल है जी, उन्होंने खुद खत्म किया है, बता रहे हैं। प्रदूषण के मामले में हम लगातार प्रयासरत हैं और उसमें हम सबका सहयोग भी ले रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं, पंजाब में क्यों नहीं रोक पा रहे? क्योंकि पहले तो आप कहते थे हमारा कुछ हक नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब तो आपकी सरकार है वहां पे, तो वो एक इफेक्टिवनेस क्यों नहीं दिख रही? घटनाएं बढ़ रही पराली जलाने की। पंजाब में पूरी तरीके से जो भी हमारे जिम्मेदार लोग हैं जी, उनकी जिम्मेदारी तय की जा रही है। किसानों को पूरी मदद की जा रही है। अभी जर्मनी से करके कैसे पराली द्वारा प्लांट का उद्घाटन किया गया, पूरे देश का सबसे बड़ा प्लांट है जी, कि कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी उसके बाद में संगरूर में सबसे ज्यादा पराली जलने की घटनाएं हो रही हैं। ये अपने आप में आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल खड़े करता। वक्त लगभग खत्म है। यासिर जिलानी साहब, महत्वपूर्ण यही कि एक बार फिर से वो राजनीतिक रंग दे रहे हैं इस सुकेश के पूरे मसले को लेकर और कह रहे हैं साहब उनके साथ तो गलत किया जा रहा है, केंद्र गलत कर रही है, चुनाव से पहले मसला ले आइए। इसमें बहुत बुरी तरीके से फंस रहे हैं ये, और इसमें इनको अगर इनके अंदर नैतिकता बची हुई है तो सबसे पहले तो सत्येंद्र जैन को केजरीवाल साहब बर्खास्त करें। लेकिन ये राजनीति में मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि वो जो नौटंकी कर रहे हैं, राजनीतिक नौटंकी उन्होंने जो फैला रखी है, उसमें वो इसको मानेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जनता सब देख लेगी और आने वाले समय में जनता इनको जरूर सबक सिखाएगी। बार बार जो काट की हंडी है वो चढ़ेगी नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, यासिर साहब आपका, सर्वेश जी आपका हमारे साथ, इसके अलावा समीर चौगांवकर साहब भी हमारे साथ जुड़े थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे, कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। Guided by the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi, the Ministry of Ayush is fully committed to digitize Ayush sector for the benefit of people. A range of digital platforms are developed to support professionals and public. The Ayush Information Hub offers authentic information under various categories such as education policy, drug policy, schemes, events, new trends and developments in the sector.
Ayush Next is an interactive platform developed primarily for students and scholars. Ayush Soft is developed with a vision to convert classical Ayurvedic texts into comprehensive and authentic IT-based knowledge repository. In this phase, Ayurvignana, an Ayurvedic encyclopedia, and Shabdanidhi, a glossary of Ayurvedic terminology, have been made available for Ayurveda fraternity. Ayush GIS has been developed for mapping of facilities under categories such as health facilities, colleges, doctors, students. It is a matter of great pride that these platforms have been launched by the Honorable Prime Minister. अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आय का रिटर्न 7 नवंबर तक ई फाइल करें। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न 7 नवंबर 2022 तक ई फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस अथवा कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। और खबर खेल के मैदान से, भारत की भारोत्तोलक खिलाड़ी योगिता खेड़कर ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल योगिता ने जूनियर महिला कैटेगरी के 87 किलोग्राम भार वर्ग में 183 किलोग्राम भार उठाकर खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग प्रतियोगिता में यह कीर्तिमान बनाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इस दौरान योगिता ने स्नैच में 78 किलोग्राम जबकि क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम का भार उठाया है। बात क्रिकेट की, आईसीसी T20 विश्व कप के बुधवार को भारतीय टीम का सामना बांग्लादेश की टीम से होगा। ग्रुप 2 में भारत 2 जीत और 1 हार के साथ 4 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है, तो वहीं बांग्लादेश के भी 4 अंक हैं और वो तीसरे स्थान पर बनी हुई है। सेमीफाइनल में स्थान बनाने के लिहाज से दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला बहुत अहम है। टीम इंडिया यहां जीत दर्ज करती है तो इस ग्रुप से दक्षिण अफ्रीका और भारत को सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय हो जाएगा। और क्रिकेट की इस खबर के बाद अब देखते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मंगलवार को नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का 70वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने ईपीएफओ कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने ईपीएफओ अंशधारकों की संख्या 6.5 करोड़ से 10 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का मुख्य लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। हिमाचल बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह को अगले 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश जारी है। चेन्नई सहित कई जिलों में बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश के चलते मंगलवार को तमिलनाडु के कुछ जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद रहे। चेन्नई में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वोत्तर मानसून की शुरुआत की घोषणा की थी। मौसम विभाग ने 4 नवंबर तक अलग अलग स्थानों पर बिजली के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने की भविष्यवाणी की है। दिल्ली के नरेला में स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 2 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियों को लगाया गया है। पंजाब के लुधियाना स्थित गियासपुरा इलाके में ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी में लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में लीक हो गई। इससे पास की फैक्ट्री में काम करने वाले 5 लोग बेहोश हो गए। उन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस फैक्ट्री के आसपास के इलाके को सील कर घटना की जांच कर रही है। जनता के लिए राहत की खबर है। 1 नवंबर से यानी मंगलवार से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम कम हो गए हैं। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 115 रुपए 50 पैसे सस्ते हो गए। हालांकि अभी घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं।
न्यूज नाइट के प्रायोजक